सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, फिर से आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली लेक्चर्स में देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट में होता क्या है, हर बच्चा अलग अलग है ना। और हर बच्चे के हिसाब से हमको अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना और उस हिसाब से टीचिंग देना कि बच्चा उस वे में समझ सके। ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में देखा। नेक्स्ट डे हमने देखा कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स, वो सारी चीज़ें हमने देखी, है ना। डिफरेंट संप्रदायों को हमने बात की। और जैसे कि पहले क्लास में ही हमने ये बताया था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है कि मनोविज्ञान जो है एक ग्रीक वर्ड है, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है साइकी एंड लोगोस शब्द से बना है। साइकी का मतलब होता है ज्ञान और लोगोस का मतलब होता है बेटा आत्मा। तो मतलब आत्मा का ज्ञान, क्योंकि जब शुरुआत में मनोविज्ञान आया तो इसे सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही बोला गया था। जो पहला हम लोगों ने मनोविज्ञान का संप्रदाय देखा है उसमें हम लोगों ने बात भी की थी, है ना। इसलिए साइकोलॉजी जो है आपका आत्मा का ज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखो, मानसिक, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी को मेंटली जो थोड़ा से डिस्टर्ब रहते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, थेरेपिस्ट के पास भेजना है, बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया वो थेरेपिस्ट क्या करता है, वो उनके मन को समझता है, उनके व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करता है और फिर जो भी मानसिक प्रॉब्लम रहती है उसको जो है वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, साइंटिफिक अध्ययन क्या होता है, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली वे में प्रेजेंट करना या फिर उसे प्रॉपर वे में लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करना ही क्या कहलाता है, साइंटिफिक अप्रोच कहलाता है। किसी भी मेथड में आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। तो जो सिस्टर है इन्होंने क्या बोला था, मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है ना। और वॉटसन ने क्या बोला बेटा, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ये दो परिभाषाएं जो है मेन थी बेटा, है ना, जो कि आपको वन लाइन क्वेश्चंस में भी आ सकता है। फिर आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, हमने मनोविज्ञान को समझ लिया, पिछले 2 दिनों से मनोविज्ञान पे ही बात हो रही थी, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया, राइट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। क्या होता है बेटा, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। भाई शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, आपने कभी सोचा है? एनीवन? नो? बेटा शिक्षा में आप एज अ टीचर, आप आज की डेट में एक टीचर होना मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, क्योंकि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कोई किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट है, कोई किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट है, ये सारी बातें रहती है। तो हर बच्चे को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से उसकी काउंसलिंग करना, उसकी गाइडेंस करना। गाइडेंस काउंसलिंग में डिफरेंस मैंने बताया था उस दिन, याद होगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, आज फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो हर बच्चे को हमको समझना होगा। कैसे समझेंगे? जब हम मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे या फिर जो टेक्निक्स मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं उनको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे टेक्निक्स प्रैक्टिकल्स थे। मैं मानता हूं कि आपकी बुक्स में जो है रियल आज की डेट के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, डोंट वरी, हम उस सारे एग्जाम्पल्स को रिप्लेस करेंगे और आज के सिनेरियो में मनोवैज्ञानिक अप्रोच को हम कैसे शिक्षा में लागू करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, राइट। तो देखिए, और इसका महत्व क्या है बेटा, शिक्षक की दक्षता और विद्यार्थी की समझ को बढ़ाना। शिक्षक की दक्षता कैसे बढ़ती है भाई? शिक्षक जब मनोवैज्ञानिक तरीकों का अप्रोच उसको आइडिया होता है तो उसकी अप्रोच जो है क्या बोलना चाहिए, शिक्षा की दक्षता, उसकी गुणवत्ता में सुधार आती है। वो बच्चों को समझने लगता है कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं सामने वो इस मेथड से समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो अपने मेथड चेंज करता है, वो अपने एग्जाम्पल्स चेंज करता है, वो पीपीटी का यूज करता है ना, ताकि वो अपने क्लास को एंगेजिंग बना सके। जो भी बच्चे आते हैं उनसे पूछ सकता है, उनसे बातें करके पढ़ा सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो है बेटा, जो हमारा जो शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर नहीं रह गया, अब चाइल्ड सेंटर रह गया है। अब जो है रिमोट आपके हाथ में है बेटा, है ना। चाइल्ड सेंटर इन द सेंस
बच्चों को ध्यान में रख के आपको एजुकेशन कराना होगा। और बच्चों को ध्यान में आप तभी रख सकते हैं जब आप क्या करेंगे, जब आप एक्चुअल में साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी अवधारणाएं? देखो, अधिगमकर्ता केंद्रित, मतलब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, राइट। लर्नर सेंटर में जो है टीचर जो है सारी की सारी चीजें जो है खुद एक्सप्लेन नहीं करता, वो अपने एक्सप्लेनेशन या फिर अपने लेक्चर्स में बच्चों को भी इन्वॉल्व करता है कि बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते यदि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, राइट, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी, है ना, तो आप बताओगे। तो वैसे ही जैसे क्वेश्चंस आंसर्स करते हुए बच्चों को टू वे कम्युनिकेशन के साथ एजुकेशन करवाना ही लर्नर सेंटर अप्रोच है। कोई भी पॉलिसीज बस बनती है, जैसे कि हमारा जो करिकुलम डेवलप होता है ना, करिकुलम जो हम बनाते हैं वो एक करिकुलम जो है हर एक अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग हो, ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है ना। क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को जो आप पढ़ाओगे, है ना, जिस मेथड से आप पढ़ाओगे उसी मेथड का यूज करके आप क्लास 6 to 10 या 6 to 12 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जो अप्रोच आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए यूज करते हो उस मेथड से आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एजेस के ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम निर्माण की प्रक्रिया भी समझाई जाती है। बीएड करके ही आ रही होगी सबके सब, याद तो होगा करिकुलम डेवलपमेंट, है ना, जो आप लोग लेसन प्लान बनाते थे वो भी तो एक करिकुलम का हिस्सा ही था, है ना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है बेटा विकास की गति। विकास की गति क्या है बेटा? विकास की गति में बेटा जैसे जैसे बच्चा डेवलप, जैसे अभी बताया मैंने लर्नर सेंटर, तो भैया हर एक एज का ग्रुप का बच्चा अलग अलग होगा, है ना। तो विकास की जो गति है, जिस प्रकार से बच्चा बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमको भी एजुकेशन में क्या बोलना चाहिए, आपको उस हिसाब से टीचिंग मेथड बदलना होगा। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको जो है इमेजिनेशन उतनी पावरफुल नहीं रहती उनकी, मतलब वो चीजों को सिर्फ और सिर्फ देख के समझ सकते हैं, है ना। उनको प्रॉपरली यदि बॉल दिखा रहे हो तो बॉल होता कैसे है ये चीज आप उनके सामने लेके जाओगे तब वो समझेंगे, है ना। वैसे ही जब बड़े क्लास में जाते हैं बच्चे तो उनको जो है प्रॉपर लेक्चर मेथड पे प्रैक्टिकल बेसिस पे हम उनको एजुकेट करते हैं। तो विकास की स्थिति के बेसिस पे भी आपका जो है क्या बोलना चाहिए, ये जो है मैटर करता है, राइट बेटा। अब आता है बेटा देखो दूसरा क्या है, तीसरा, ये आपका कॉग्निटिव भिन्नता, जो क्या बोलते हैं इसको, मानसिक, है ना, जो कॉग्निटिव डिफरेंस इन द सेंस, किस टाइप से बोलेंगे बेटा कॉग्निटिव डिफरेंस? जैसे हर एक बच्चा का समझने का स्तर जो है अलग अलग होता है। कोई बच्चा जो है जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा धीरे समझ जाता है। हो सकता है किसी बच्चे को विजुअलाइज करने की पावर नहीं है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें प्रैक्टिकल करवा के सिखानी होगी। हो सकता है कोई बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में ध्यान ही नहीं देता है तो उसको अटेंशन देने के लिए उसको सामने बिठाएंगे हम। ये सारी चीजें हम लोग कॉग्निटिव तरीके से, है ना, कुछ कोडिंग होते हैं, पजल्स होते हैं। आज की डेट में जो है सीबीएसई अपने करिकुलम में ही ले आया है कि बच्चों को जो है माइंड गेम खिलवाना है। क्यों लाया गया है? क्योंकि बेटा जो मुख्य अवधारणा है जो है शैक्षिक, है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान की, वही ये बोल रही है कि भैया बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी हमको क्या करना है, डेवलप करना है। फिर आता है बेटा मानसिक स्वास्थ्य। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य यदि बिगड़ा हुआ है तो वो एक्चुअल में एजुकेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ अपन क्या बोलना चाहिए, एक कंफ्यूजन आएगा, मानसिक स्वास्थ्य। बेटा हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बच्चा फ्री ऑफ माइंड, मतलब कोई ना कोई बोझ लेके आ रहा है क्लास में, घर में कोई फैमिली का दबाव है ना, या फिर कोई फ्रेंड से दुश्मनी हो गई है, उसके चलते वो डरा डरा आता है, क्लास बैठ जाता है, सुनता है, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता है, घर जाते वक्त भी डरा डरा जाता है, तो बेटा ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। एंजाइटी या फिर डिप्रेशन यदि कुछ होता है तो, है ना बेटा। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पे सही होना भी शैक्षिक मनोविज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, राइट बेटा। तो आगे देखते हैं बेटा, देखो
ये सारी चीजें हो गई। देखो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि शिक्षा एवं मनोविज्ञान में चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में बाल मनोविज्ञान आता है, और शैक्षिक मनोविज्ञान उसका ही पार्ट है ना। चाहे आप सीटेट दिलाए, सीजीटेट दिलाए, किसी भी एग्जाम में जाएं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और आजकल तो वनडे एग्जाम में भी पूछने लग गया है, सबसे बड़ी बेनिफिट है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपना साइड, पूर्व वैज्ञानिक काल। अब देखो मनोवैज्ञानिक का विकास, जो साइकोलॉजी का विकास है, हमने पहले क्लास में देखा था, वही चीज मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। और कल जो मैंने पढ़ाया था यही मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसके लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, मनोवैज्ञानिक की जो विकास है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा होता है वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल में बेटा आत्मा और मन के बारे में बात का विकास किया गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शुरू में जो साइकोलॉजी का आत्मा और मन है ना, साइकेस और लोगोस दोनों भी अलग अलग वर्ड पे हम लोगों ने बात किया था। साइको का मतलब क्या होता है बेटा, ज्ञान, और लोगोस मतलब मन, है ना। तो वो आत्मा और मन का विज्ञान क्या कहलाता है बेटा, साइकोलॉजी कहलाता है। वैसे ही दूसरा देखो वैज्ञानिक काल, जब वैज्ञानिक काल आया ना, तभी ये सारी चीजें संप्रदायों के बेसिस पे हम लोगों ने एक्चुअल में जो एक्सपांशन किया, जो साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान जो है वो एक्चुअल में जो एक्सपांशन किया, मनोवैज्ञानिक में जो नए नए खोज हुई, वो वैज्ञानिक काल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्योंकि जो जो खोज वैज्ञानिक काल में हुए थे वो खोज जो है पूरा पूर्व वैज्ञानिक काल में नहीं हो पाए थे, क्योंकि आत्मा है क्या, बुद्धि है क्या, बस इसी चीज को समझने में लग गए थे वो लोग, ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन जो वैज्ञानिक थे वो प्रॉपर सारी चीजें मेथड्स पे, जो स्किनर है आपका, पावलॉव है, ये लोग जो है लैब में जो प्रैक्टिकल्स कर रहे थे चूहे और कुत्ते पे, है ना, वो सारे प्रैक्टिकल्स वैज्ञानिक काल की देन है ना। अब देखो मनोविज्ञान के संप्रदाय जो मैंने बताया था, उसको थोड़े थोड़े एक एक लाइन में हम लोग सम अप करेंगे, ठीक है। संरचनावादी, स्ट्रक्चरिज्म, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर को कैसे बना है, क्यों बना है, किस टाइप से बना है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस बेसिस पे ये संरचनावादी लोग जो है डिस्कस करते थे। संरचनावाद के जो फाउंडर थे वो कौन थे, विलियम वुंड थे। इन्होंने 1879 में क्या किया था, इसका नींव रखी थी, है ना। तो संरचनावाद के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि बेटा जैसे एक बच्चा जो है ब्लॉक्स के गेम्स खेल रहा है, तो वो ब्लॉक से एक महल बनाता है, तो हम उसने बेटा ये महल किससे बना है, तो बोलेगा ब्लॉक से बना है। वैसे माइंड जो हमारा मन है वो 3 प्रकार की चीजों से बना होता है, बोला था मैंने आपको, है ना। एक होती है फीलिंग्स, एक होते हैं इमोशन, एक होता है इमेज, है ना। फीलिंग, इमोशन, इमेज, है ना बेटा, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, मैंने बताया था आपको। मनो संरचनावाद ने यही बोला ना कि मन जो है, मन को ये 3 चीजों से मिलकर बना है, ये बात कही गई थी, है ना। इसी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं करते, हम कोई रोबोट नहीं है कि हम सारी चीजें बटन दबाने पे कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हमारे अंदर विचार आता है, उसको हम प्लान करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट बेटा, ये सारी चीजें होती है। अब देखो दूसरा था क्या था, कार्यात्मक फंक्शनलिज्म। इन्होंने क्या बोला, भैया दिमाग कैसे बना है, माइंड कैसे बना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। भैया तुम उस दिमाग का यूज कैसे करते हो, है ना, उस दिमाग का यूज अपने सर्वाइवल में कैसे करते हो, अपने आप को कठिन परिस्थितियों से निकालने में कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी जो है न्यू क्यूरियोसिटी आती है ना। ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया, किसके द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। तीसरा था बेटा मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, है ना, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने क्या बोला कि भैया जो आपका मन है ना, साइको एनालिसिस, आप जो है मन का सिर्फ और सिर्फ एक 10% हिस्सा ही, जो चेतन मन जिसको बोलते हैं, वही यूज करते हो, है ना बेटा। जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना चाहिए, किसका हिस्सा है, एक 10% हिस्सा है दिमाग का, और जो 90% हिस्सा है उसमें अवचेतन मन, अर्धचेतन मन भी शामिल होता है ना। जिस प्रकार से इन्होंने एक बर्फ की सिल्ली का एग्जांपल दिया था कि जिस प्रकार से जो ठंडे इलाके हैं वहां पे जो बर्फ का जो टीला होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखा रहता है, लेकिन नीचे साइड जो है बहुत ज्यादा बड़ा बर्फ की सिल्ली होती है ना। उसी प्रकार से ये जो माइंड है ना, ये
ये चेतन मन की तरह होता है। कैसे देखो, फ्रायड ने क्या बोला बेटा कि जो हमारा चेतन मन है ना, ये क्या है अपना चेतन मन, और इसी से आप पढ़ाई कर रहे हो, इसी से आप सारी चीजें बातें कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सारी चीजें चेतन मन से कर रहे हो। और ये होता है बेटा यहाँ पे अर्ध चेतन मन। और ये क्या है बेटा, अचेतन मन, है ना। ये वाटर है बेटा। तो माइंड जो है क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ चेतन मन का यूज करता है। और ये अर्ध चेतन और अचेतन मन जो है कब काम आते हैं बेटा, ये सिर्फ तभी काम आते हैं जब आप सोए रहते हैं या अचानक से आपको कोई चीज याद आने लगती है या कोई अचानक से किसी चीज की इच्छा प्रकट हो जाती है। ये सारी चीजें अचेतन मन से पॉपअप होते हैं बेटा, है ना, चेतन मन की तरफ। और ये अचेतन मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। किसने बोला बेटा, सिगमंड फ्रायड ने बोला, है ना। जिस प्रकार से क्या बोलना चाहिए आपका जो है सिगमंड फ्रायड ने और एक चीज बोला था, 3 चीजें बोली थी, याद करो। उसने एक चीज और क्या बोला था बेटा, उसने बोला था ईडी, सुपर ईगो, और क्या था, ईगो, है ना। ईडी को क्या बोला, मैंने कल एग्जांपल देके समझाया था, याद है आप लोगों को, कि अचानक रात के 12-1 बजे आपको है बर्गर या पिज्जा खाने की इच्छा जाग जाती है, भैया आज तो खाना है, दिल की इच्छा, है ना। दिल की जो इच्छा होती है वो क्या है बेटा, इडम, इडम बोला गया है उनको, जो दिल की इच्छा। यदि आप लोग मान के चलो, जो भी चीज आप बोलते हो ना, मेरी दिलो तमन्ना है, मुझे दिल की इच्छा, बहुत ज्यादा इंट्यूशन आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मैं बर्गर खाऊं, तो ये ईडी बोला फ्रायड ने। वहीं बेटा सुपर ईगो में क्या बोला, सुपर ईगो में वो अच्छी बातें होती है जिसको आप दबाववश फॉलो करते हो, या फिर ये कुछ अच्छी बातें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं कि जो बर्गर खाने की इच्छा आपकी जागृत हुई रात के कितने बजे बेटा, 1 बजे, लेकिन मम्मा ने तो मना किया हुआ है ना, पेरेंट्स ने आपको मना किया हुआ है कि नहीं नहीं बर्गर नहीं खाना है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है बर्गर आपको रात में यदि आपने स्विगी या जोमेटो वाले को बुलाया तो फिर ठीक नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको बोल के रखी गई है, तो आप क्या करते हैं, या फिर बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बातों का सम्मान करना, है ना, पेरेंट्स हैं उनकी बातों को भी रखना है, ये सारी चीजें सुपर ईगो में आता है। अब जब ईग जो है अपना काम करता है तो सुपर ईगो भी अपना काम करने लग जाता है, नहीं 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 खाना है, मम्मी ने मना किया है, यदि दिक्कत हुआ तो, है ना। तो जब ये दोनों के बीच कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो आपका जो ईगो वाला ब्रेन का हिस्सा है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता का काम करता है कौन बेटा, ईगो, है ना। जब कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ईग, सुपर ईगो, ईगो पहचानने के लिए सेंटेंस के थ्रू बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस इगोइस्टिक ईगो सेंटेंस है या सुपर ईगो सेंटेंस। तो ईगो मतलब वो मत समझ लेना कि भाई ईगो पे बात आ गई है, अब तो मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही है, इस टाइप की चीजें नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो ये वाला ईगो की बात नहीं कर रहा है, इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने जो ईगो की बात की वो वाली ईगो है, ठीक है। एग्जाम में बेटा इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो क्या था, गेस्टॉल्टवाद। गेस्टॉल्ट मतलब होता है बेटा क्या, है ना, टुकड़ों में देखना। मैक्स वाइटहाइमर 1912 में क्या बोलना चाहिए, इन्होंने ये गेस्टॉल्टवाद का प्रतिपादन किया। गेस्टॉल्टवाद क्या बोलता है भाई, गेस्टॉल्टवाद बोलता है कि भैया हमारा दिमाग है वो एक पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से नहीं देखता। हमारा जो दिमाग है बेटा
वो पूरा होलसम वे में पूरा पिक्चर एनालिसिस करता है। जैसे आप कोई गाना सुनते हो तो सिर्फ गाना सुनते हो तो उसमें सिंगर की आवाज होती है ना, गायक जो बजाता है बजाने वाले की आवाज भी होती है, जो गिटार बजा रहा है तबला बजा रहा है, ये सारी चीजें, आसपास यदि नेचर का साउंड आ रहा है वो भी रहता है ना, दृश्य रहते हैं, वो सारी चीजों को एक साथ आप जब सुनते हो तब आपके माइंड को आनंद आता है। तो माइंड हमेशा होलसम वे में चीजों को देखता है। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कभी कभी आप जो है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं कई बार, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी आप सही पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड शुरू का और लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनको देख के मैच कर लेता है। अच्छा है तो साइकोलॉजी लिखा है, भले आप साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं जानते हो, गलत लिखे हो, लेकिन आप साइकोलॉजी कोई लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है पहली नजर में आप बोलोगे हाँ ये साइकोलॉजी लिखना चाह रहा है ना बेटा। तो ये सारी चीजें होती है। फिर आता है बेटा देखो व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या बोलता है? भैया तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे जो एक्शंस होंगे वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यदि तुम सही एक्शंस कर रहे हो हमारे लिए तो तुम सही हो, तुम यदि गलत एक्शंस कर रहे हो उसके बावजूद भी तुम अच्छा सोच रहे हो तो भी तुम हमारे लिए सही नहीं हो, है ना बेटा। व्यवहारवाद क्या बोलता है? यही बोलता है। फिर आगे देखें बेटा बिहेवियरिज्म 1913 में इसका प्रतिपादन किया गया। व्यवहारवाद के ही बेसिस पे बेटा क्या बोलना चाहिए, आपके जितने भी एक्टिविटीज होते हैं है ना, वो सारी चीजें करवाई जाती है कि भैया तुम कर कैसे रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, इस बेसिस पे ही क्या होना चाहिए जेबी वॉटसन ने बात की थी। फिर आता है बेटा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने कल क्या देखा था, प्याजे ने दिया था 1960 में। प्याजे क्या थे? डेटा साइंटिस्ट बोलते थे बच्चों को, है ना। संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने क्या बोलना चाहिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संज्ञानात्मक संप्रदाय से भी मैच करते हैं ये। इन्होंने बोला आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, आपको कोई सिखाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही देखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, सीख जाते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक बच्चा है जिसको आप बार बार मना करते हो बेटा आग से जल छुएगा तो जल जाएगा, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। लेकिन धीरे से जब आप अचानक से कभी मम्मी पास में नहीं रहती है और वो मोमबत्ती जल रही होती है, उसे जाके छू लेता है, जल जाता है, तो समझ में आ जाता है अरे अरे आग से छूने से जला जाता है। बताने से समझ में नहीं आएगा उसको, लेकिन जब वो छुआ, एक्सपीरियंस किया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं छुएगा, है ना बेटा। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। तो संज्ञानात्मक विकास में ये सारी चीजें बोली गई, है ना। मानवतावादी, मानवतावाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दिया बेटा? अब्राहम मस्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने दिया 1950 में, है ना। इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या दिया गया बेटा? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब जैसे मैंने आपको कल मार्वल के हीरोज की कहानी बताई थी, मार्वल के हीरो या फिर कोई भी एनिमे आप मूवी देखते हो तो उसमें जो है हीरो को बहुत ही कमजोर दिखाया जाता है शुरू में, फिर उसके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है जिससे वो अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। तो इसे ही बोलते हैं बेटा, जब वो स्ट्रांग बनाता है तो अपने आप में वैल्यूज डेवलप करता है, अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करता है। जैसे आप थॉर, है ना, थॉर की मूवी देख लो, स्पाइडरमैन देख लो, शुरू में कमजोर थे, अचानक से उनको शक्तियां आ गई, वो अपने आप को ट्रेन किए, उस बेसिस पे जो है वो महान बन गए, है ना बेटा। तो मानवतावादी अप्रोच भी यही बोलता है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में उसका एक परम लक्ष्य होना चाहिए आत्मसिद्धि, है ना। आत्मसिद्धि मतलब वो अपने आप में ही सेटिस्फाई, हाँ भाई मुझे ये तो आता है बट मुझे और भी चीजें सीखनी है और इस चीज के लिए मैं कैपेबल हूं। तो उस बच्चे में आत्मसिद्धि के गुण को स्टैब्लिश करना भी क्या कहलाता है बेटा? मानवतावादी अप्रोच वालों ने यही चीज कहा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा यहां तक? आगे देखो, अरे ये तो आगे ये है, ठीक है चलो। अब देखो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जो है ये सारी चीजें जो है हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए, या फिर हो सकता है आपको क्या बोलना चाहिए असर्शन रीजन में दे दे, है ना, असर्शन और रीजन में। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन भी है। प्रैक्टिकली जो है इस चीज को देखा भी जाता है। कैसे? देखो पाठ्यक्रम विकास, आयु व रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम। आपने नोटिस किया होगा जैसे कि मैं शुरू में बताया था कि जो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो करिकुलम आपने यूज किया है वही करिकुलम जो है आप 10th to 12th के बच्चों के लिए नहीं कर सकते, राइट। और ये चीज भी आप नोटिस की होगी कि जो करिकुलम डेवलपमेंट में जो है हम उन बच्चों के आयु का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा बच्चा है उसको आपने जो है 15 साल की बच्चों की बातें बताने लग गए
अच्छे से रिलेट ही नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो ये सारी चीजें है बेटा करिकुलम डेवलपमेंट का हिस्सा है। जब भी आप कभी करिकुलम बनाएंगे, जब आप एक पोस्ट पे पहुंचेंगे, तो आपको आयु और रुचि और इंटरेस्ट के बेसिस पे, अब बच्चे के लिए कोई करिकुलम बना रहे हैं, आप कोई टीचिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो भी आप फेल हो जाएंगे, है ना, टीचिंग में। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, भैया मैं जो चीज सामने वाले को डिलीवर कर रहा हूं वो चीज सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। यदि वो नहीं पहुंच रही है तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर देखूंगा कि भैया मैं कुछ कमी तो नहीं कर रहा हूं बताने के लिए, या मैं प्रॉपर अटेंशन तो नहीं दे रहा हूं बच्चों को, प्रॉपर को अटेंशन तो नहीं दे पा रहा हूं बच्चों को। यदि नहीं दे पा रहा हूं तो मैं ध्यान दूंगा और मैं अपने में सुधारूंगा। लेकिन यदि मैं प्रॉपर अटेंशन दे रहा हूं, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उसको एनालिसिस वे में डालूंगा कि भैया ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, राइट। सेकेंड है बेटा शिक्षण विधियां, अधिगम सिद्धांत आधारित विधियां। अधिगम सिद्धांत, लर्निंग, जो भी क्या बोलना चाहिए सिद्धांत थे, वो सारे सिद्धांतों को के आधार पर हमको टीचिंग करनी चाहिए, है ना। आगमन विधि, निगमन विधि, जानते हो ना, आगमन विधि, निगमन विधि, तो वही शिक्षण विधियां हैं उस प्रकार से, है ना। आगमन विधि में क्या होता है बेटा, हम उदाहरण पहले देते हैं, उसके बाद फिर क्या बोलना चाहिए हम नियम की तरफ जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है बेटा, निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम बताते हैं बच्चों को, उसके बाद फिर एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैथ्स, है ना, मैथ्स में हमेशा निगमन विधि यूज होता है, याद है ना बेटा आप लोगों को, कि भूल गए। देख लो चेहरे का एक्सप्रेशन, देख लो इनका, ऐसा कोई नई चीज तो नहीं बता रहा हूं बेटा। सीटेट सीटीटेट पे हर बार आता है। हाँ वो बात अलग है, तुमने पहली बार में एग्जाम क्रैक कर लिया है, अच्छा ठीक है। तो आगे देखो बेटा, प्रेरणा तकनीक, मनोवैज्ञानिक आधारित प्रेरणा। भैया बच्चों को मोटिवेट करना भी तो इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा कैसे दोगे बेटा, किस प्रकार से दोगे प्रेरणा। ग्रोथ माइंडसेट जो है क्या बोलना चाहिए आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। प्रेरणा किस प्रकार से मिलेगी, कैसे आप दोगे प्रेरणा, बताओ तो मेरे को, कौन बताएगा। तो लिखा है बेटा मनोवैज्ञानिक आधारित प्रेरणा। मनोवैज्ञानिक आधारित प्रेरणा कैसे दोगे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ठीक। तो ये सारी चीजें देखो, मनोवैज्ञानिक आधारित प्रेरणा मतलब बेटा जो आपने को साइकोलॉजी मैंने पढ़ाई है ना, तो साइकोलॉजी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताई, तो भैया बच्चों के माइंड के साथ आपको खेलना है ना। कैसे खेलोगे, जो बच्चा बदमाश है, जो टीचर की बात ही नहीं मानता है, जो बच्चों को यदि तुम बोलोगे पहली बार कि बेटा तेरे को ये करके लाना है, वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा। फिर आप बोलोगे बेटा यदि तू नहीं करके लाएगा तो अच्छी बात है। बच्चा, कुछ लोग बच्चे होते हैं ना जिनको मना करने पे वो और काम करते हैं, तो इस प्रकार से चीजों की बात चल रही है बेटा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे बेटा देखो अनुशासन समाधान, समस्याओं का समाधान खोजने हेतु। समस्याओं का समाधान कैसे बेटा, कोई बच्चा जो है इनडिसिप्लिन फैला रहा है, राइट, तो किस प्रकार से फैला रहा है। यदि क्लास में कोई इनडिसिप्लिन फैला रहा है या क्रिएट करे, तो उसे सीधे सस्पेंड करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके पीछे एक अच्छी वजह, एक रूट कॉज ढूंढेंगे, है ना। जैसे आप कहते हैं ना, इसको वाइब चेक करना बोलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो एंगर मोड में जाने की बजाय हम क्या करेंगे बेटा, 1-on-1 बात करेंगे, जानेंगे कि सारी चीजें किस प्रकार से होगी, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद क्या है बेटा, स्कूल टाइम टेबल। आपका क्या है बेटा, स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल में देखो आयु और ध्यान के अनुसार निर्माण करना। स्कूल टाइम टेबल मतलब देखो कोई भी स्कूल टाइमिंग जो है आयु एज के हिसाब से उनका अटेंशन स्पैन जो है अलग अलग होता है। अटेंशन स्पैन मतलब आप किसी भी एक चीज को कितने देर तक अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट होके कर सकते हो, ये होता है अटेंशन स्पैन। तो अटेंशन स्पैन के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, स्कूल की समय सारणी होनी चाहिए बेटा। कैसे, जैसे एक 5 साल के आयु के बच्चे का अटेंशन स्पैन जितना होगा, उतना 15 साल के बच्चे के आयु का अटेंशन स्पैन उतना नहीं होगा, क्योंकि इसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। वही ध्यान के अनुसार, क्योंकि एक बच्चे का प्रॉपर यदि ध्यान 1 घंटा लग रहा है, जैसे आप लोगों ने बोला कि सर 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा हो जाता है,
तो आप जो है हमको कुछ घंटे थ्योरीज पढ़ाइए, फिर हमको क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, और उसके बाद भी सर 1 घंटा 15 मिनट तक ही क्लास लीजिए, 1 घंटा तक ही क्लास लीजिए। यही फरमाइश तो कर रहे थे आप लोग पहले दिन, हैं? ठीक है ना बेटा? तो ये सारी चीजें होती है बेटा। फिर आता है देखो विद्यालय प्रशासन। विद्यालय प्रशासन में क्या प्रभावी संचालन में सहायक। विद्यालय प्रशासन भी ऐसा होना चाहिए बेटा कि एक टीचर को भी मेंटली पीसफुल रखे और बच्चों को भी मेंटली पीसफुल रखे। एक डायनेमिक लीडर की तरह स्कूल प्रशासन नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रशासन को भैया टीचर के भी क्या बोलना चाहिए, कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए कि भैया टीचर हमारा यदि कंफर्टेबल रहेगा, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेगा, तब क्या होगा, तब उसकी प्रॉपर जो है एजुकेशन सही तरीके से कर पाएगा। यदि टीचर्स को ही आप स्ट्रेस में रखे हुए, नहीं नहीं सर आपको तो ये करना ही करना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, सारी चीजें करना है, तो फिर टीचर पढ़ाएगा क्यों, है ना? वैसे ही बच्चे को भी ध्यान देना है कि भैया टीचर्स और बच्चों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना रहे। ये विद्यालय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा यहां तक? इसलिए प्रभावी संचालन में सहायक बोला गया है। विद्यालय प्रशासन जो है प्रभावी संचालन में सहायक होना चाहिए, है ना? विशिष्ट बच्चे, स्पेशल बच्चे, स्पेशल स्टूडेंट, क्या बेटा? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समझ। अब देखो बेटा, विशिष्ट बच्चों को पहचानने आना चाहिए। यही तो साइकोलॉजी आपको सिखाएगी कि भैया ये विशिष्ट बच्चा है, ये तुरंत सीख जाता है, ये बच्चा धीरे सीखता है, वो बच्चा तो सीखता ही नहीं है, वो बच्चा जो है सीखता है लेकिन बार बार क्वेश्चंस करता है। तो बेटा सबके साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा कि वो बच्चा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है ना? तो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता वाले विद्यार्थी को समझ। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा होशियार है तो आप उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा टेंशन दे रहे हो, या फिर आपका कोई बच्चा बहुत ज्यादा फेवरेट बच्चा है, आपकी सारी बातें मानता है, तो फिर क्या कर रहे हो आप, उसको ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, हर बच्चे को आपको प्रॉपर अटेंशन देना है, प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, सारी चीजें एक साथ उनको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है बेटा? अब देखो अनुशासन के बारे में। अनुशासन की बात, व्यवहार प्रबंधन में मनोविज्ञान का प्रयोग। अब बेटा देखो, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन में भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हर आयु और हर एज की बच्चों के लिए अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, पहले से 5वीं तक के बच्चों, आगे मैं डिस्कस करूंगा उसको, है ना? जब बच्चा शुरू से अनुशासन में रहेगा, पहले तो उसको क्या सिखाओगे? कोई जो पहली क्लास का बच्चा है उसको अनुशासन के रूप में क्या सिखाओगे? चुपचाप क्लास में बैठना। सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन तरीके से उसके पेरेंट्स को ध्यान देके बोलना चाहिए कि सर इसको जो है प्रॉपर ड्रेस में भेजिएगा, प्रॉपर बुक और कॉपी लेके भेजिएगा, पानी बोतल लेके भेजिएगा, टिफिन लेके भेजिएगा। क्या है ये? अनुशासन ही है बेटा। और अनुशासन वो प्रॉपर बैठ रहा है, लोगों के साथ खा रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे का टिफिन तू भी ला, है ना? जियान, नोबिता, डोरेमोन देखे हो ना, तो जैसे वो छीन छीन के खाता है ना, वैसा नहीं अनुशासन डिसिप्लिन करना है। बच्चों को हमको प्रॉपर शालीनता सिखानी है। ठीक है बेटा? शुरू की एजेस में तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करे। जो बच्चा बचपन से टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है वो आगे चल के डेफिनेटली टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा, है ना? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। फिर देखो बेटा, मूल्यांकन, प्रभावी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग। अब ये प्रभावी मूल्यांकन बोला है तो बेटा हर बच्चे की मूल्यांकन के लिए सेम टू सेम मेथड सही नहीं होता ना बेटा। आज की डेट में आप 3 घंटे पेपर लिखते हैं, उस 3 घंटे पेपर में आपने जो लिखा उस बेसिस पे आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है? बताओ, बिल्कुल नहीं, सफिशिएंट तो नहीं है। क्योंकि बेटा जो 3 घंटे में जो आप लिख रहे हो उससे आपका व्यवहार का एनालिसिस नहीं हो रहा है। लेकिन इसी वजह से तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या होना चाहिए, सारी चेंजेस किए गए हैं। इनफैक्ट कॉलेज लेवल पे भी बेटा बच्चों को मार्क्स जो है पूरे सिर्फ और सिर्फ कॉपी भरने के नहीं दिए जाते। उनके करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, वाइवा हो गए, है ना, उनके प्रेजेंटेशन हो गए, ये सारी चीजों को देख के भी स्कूल क्लास में, स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, सभी में इस प्रकार से मूल्यांकन हो रहा है कि कौन बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उस बेसिस पे हमको मार्क्स दिए जा रहे हैं, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें क्या थी बेटा, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग था। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र, इसके स्कोप क्या क्या है।
सबसे बड़ा स्कोप क्या है बेटा? एजुकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब देखो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भाई साहब क्या बता रहे हैं, शिक्षार्थी लर्नर के लिए क्या है भैया? सीखने वाले विद्यार्थी के व्यवहार, क्षमताओं और विकास का अध्ययन। क्योंकि बेटा लर्नर, अब देखो सीखने वाले विद्यार्थी भैया, जो सीखना ही नहीं चाहता वो विद्यार्थी है ही नहीं, है ना। आप भले ही यहां बैठ के पढ़ो या घर में बैठ के पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, जानने की इच्छा ही हमें सिखाती है, चाहे आप कुछ भी बोल दीजिए। मेरे एक प्रिंसिपल हैं, वो मुझे स्कूल टाइम पे बोलते थे कि जिज्ञासु इंसान कुछ भी सीख सकता है, जानने की इच्छा रखना ही लर्निंग का पहला स्टेज है, ऐसा वो बोलते थे, है ना। और मुझे पता है आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जानने की इच्छा रखने के लिए बैठे हैं, राइट बेटा। तो देखो सीखने वाले विद्यार्थी व्यवहार, क्षमताओं और उनके विकास का अध्ययन क्या है बेटा? शिक्षार्थी के मनोविज्ञान के क्षेत्र, इसमें आप कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, सीखने के तरीकों, सिद्धांतों और प्रक्रिया का विश्लेषण, सीखने के तरीकों किस टाइप से नए नए चीजों से सिखा सकते हैं आज की डेट में। जैसे आपने वो देखा होगा इंस्टाग्राम रील चलाते हुए कुछ बच्चे जो टीचर्स जो है डांस कर करके बच्चों को सिखाते हैं, कुछ बच्चे गाना गा के सिखाते हैं, है ना, कुछ बच्चे जो है व्यवहार कैसे करना है किसी, है ना, इसको भी क्या बोलना चाहिए, गाना गा के सिखाते हैं। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि सीखने के तरीके कैसे होंगे, आपके सिद्धांत कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, और प्रक्रिया का विश्लेषण करना, है ना। लर्निंग प्रोसेस का अध्ययन कैसे करोगे बेटा? जब भैया आपके पास क्या बोलना चाहिए, आप अपनी लर्निंग जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चा जो है उस प्रकार से उसके रिजल्ट ही नहीं आ पा रहे जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो, तो फिर क्या मतलब? तो आपको अब लर्निंग प्रोसेस में ध्यान तो देना पड़ेगा कि कहाँ मेरी लर्निंग प्रोसेस, कहाँ बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में कमी आ गई है, कहाँ मेरे पढ़ाने में कमी आ गई है कि बच्चा जो है मार्क्स कवर नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें होती है बेटा, है ना। तीसरा देखो सीखने का वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण बनाना जो सीखने को प्रभावी, रोचक और सहयोगात्मक बनाए। बिल्कुल भाई, अब क्लास में एकदम तनावग्रस्त माहौल है, टीचर आता है, सबसे पहले 2-4 बच्चों को चिल्लाता है, फिर एक बच्चे को मार देता है, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है ना। तो उसी को बोल रहा है सीखने का वातावरण बनाना। आप बच्चों को इस प्रकार से एंगेज करो ना कि बच्चों को माहौल जो है लाइट लगे, उस बेसिस पे आप पढ़ाओ। जब आपका लाइट माहौल में, और लाइट माहौल बनाने का मतलब ये नहीं कोई बच्चा एरोप्लेन उड़ा रहा है आपके क्लास में, ऐसा नहीं करना है। उनको अपने आप में एंगेज रखो। जब कभी भी 2 बच्चे आपस में बात करते हैं, मैं बोलता हूं हाँ भाई इधर हमारे से भी बात कर लो बेटा, यहाँ पे खड़े होकर आप उनसे पर्सनली बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, आजू बाजू वाले से क्लास में बात करना, अभी मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है। हाँ सही टाइम पे ये लोग बात करने लग गए थे इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो प्रॉपर। फिर देखो सीखने का अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सीखने को अर्थपूर्ण बनाना। व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से बेटा कैसे? व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई टॉपिक मैंने रेडी किया और मुझे लग रहा है कि भैया नहीं बच्चों को क्लास में ही पढ़ाना काफी नहीं है, बच्चों को जो है मुझे प्रॉपरली उस एक्टिविटी के थ्रू सिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो है पार्लियामेंट चलती कैसी है। मुझे लोकसभा, राज्यसभा भी बनाना पड़ेगा, मुझे किसी को स्पीकर भी बनाना पड़ेगा, मुझे किसी को, है ना, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी भी बनाना पड़ेगा, है ना। इस बेसिस पे यदि मैं सिखा रहा हूं तो बच्चों को लोकसभा, राज्यसभा सारी चीजें समझ में आ रही है, ये सारी चीजें होती है। फिर आता है बेटा शिक्षक के व्यवहार, दृष्टिकोण, कौशल और प्रभाव का अध्ययन। शिक्षक के व्यवहार, दृष्टिकोण, कौशल और प्रभाव का अध्ययन। शिक्षक के व्यवहार जो है बेटा बिल्कुल शालीनता पूर्वक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तब जब तक बच्चे बात को सुन नहीं रहे हैं। एक मीम चल रही थी, मीम्स इंस्टाग्राम में, एक मैडम थी जो बहुत सुंदर होके आती है क्लास 1 में, और लास्ट पीरियड होते होते उनका पूरा बाल जो है एकदम जैसे झटका लगता है तो हो जाता है ना, वैसे हो जाता है। चिल्ला के बच्चों को, है ना, चिल्लाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है?
बच्चों को शुरू से कंट्रोल में रखा जाएगा तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसी को बोल रहा है शिक्षक के व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स के थ्रू, अपने कलीग्स के थ्रू, है ना। उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वो जजमेंटल तो नहीं है हमारा टीचर, ये भी चीज ध्यान में रखना है। फिर देखो कौशल और प्रभाव का अध्ययन, भैया कौशल, कोई भी चीज सिखा रहे हो बच्चों को, स्किल इन्फ्लुएंस कर रहे हो। हमारे टीचर्स को जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है, यदि आपको रिकॉर्ड करने के लिए बोल दिया जा रहा है लेक्चर्स और कोई क्लास में है ही नहीं तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा ये सारी चीज शिक्षक की जो है कमियां होती है कई बार। तो वो शिक्षक को खुद से अपने आप में चेंजेस करना पड़ता है। जब वो शिक्षक जो है खुद पे अपने आप पे एक माइंडसेट लेके चलता है कि नहीं, मुझे जो टास्क दिया जा रहा है, मुझे जो बच्चों को पास कराने के लिए दिया जा रहा है, मुझे जो डिपार्टमेंट मुझे बता रहा है, मुझे उसे किसी भी हाल में करना है। ये कैसे होगा, ये होगा या नहीं, ये सोचना आपका काम नहीं। जब भी कोई काम आपको डेलीगेट किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि कैसे मैं इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूं, राइट। आगे देखिए, शिक्षक और समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी। अब देखो शिक्षक और समाज में निम्न में से कौन सी बातें सत्य नहीं है, ये पूछ सकता है। अब देखो समाज उपयोगी नागरिकों का निर्माण, बिल्कुल एक शिक्षक जो है पढ़ाता है तो समाज उपयोगी नागरिकों का निर्माण भी कर रहा है ना। उसको इस प्रकार से शिक्षा देनी है कि समाज उपयोगी निर्माण कर सके, है ना। फिर आता है समाज उपयोगी मूल्यों का संवर्धन। कोई बच्चा जो है आपसी समाज में, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने भी सही कहा था, पियाजे ने भी सही कहा था, है ना। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, बच्चा जो है समाज से सीखता है। जब वो समाज में इंटरेक्ट करता है तो लोगों से बात व्यवहार सीखता है, किस प्रकार से अपने कलीग के साथ बात करना है, किस प्रकार से अपने स्टूडेंट के साथ बात करना है, किस प्रकार से अपने विद सेम स्टूडेंट्स के साथ बात करना है ना। वो सारी चीजें शिक्षा के द्वारा जो है आपका सामाजिक मूल्यों का संवर्धन होता है, ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा सामाजिक सुधार व परिवर्तन लाना। जब कभी भी आप बच्चों को सारी चीजें नेशनल एंथम सिखा रहे हो तो आप उनको बताओ कि एक्चुअल में नेशनल एंथम बना कैसे था। जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, है ना, उन्होंने तो नहीं लिखा था, किसने लिखा था जन गण मन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था जन गण मन। तो जन गण मन जो है उनको लिखने की प्रेरणा कहां से आई थी, ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी होगी, है ना बेटा। जब ये सारी चीजें जब आप बताओगे तो वो सामाजिक सुधार में परिवर्तन लाने की बात करेगा। सामाजिक सुधार मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो अमेरिका और क्या बोलना चाहिए ईरान युद्ध हो रहा है, तो कौन सही है कौन गलत है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करवाना, है ना। ये सारी चीजें होती हैं बेटा। तो बच्चों को ही स्टार्टिंग में स्कूल एज से ही आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हो। आगे चल के बच्चा जब कोई बड़े एग्जाम्स में ऐसे वगैरह लिखता है तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा उस चीज का, राइट। ये सारी चीजें होती है। फिर आता है बेटा नागरिकता का निर्माण एवं प्रसार। अब भैया नागरिकता का निर्माण और प्रसार कैसे करोगे? भैया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बता रहे हो बच्चों को कैसे इन्वायरमेंट रहना है। बीएड में जब आप लोग पौधा लगाते थे, गमला लाते थे, तो ये क्यों किया जाता था? इसलिए किया जाता था बेटा क्योंकि जो है नागरिकता का निर्माण और प्रसार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे नागरिक का गुण क्या क्या होता है? एक अच्छे नागरिक का गुण होता है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सब चीज का सम्मान करे, अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखे, आसपास में शांति बना के रखे। ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ले में यदि लड़ाई हो रही है तो वो भी जाके लड़ाई करने लग जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। अर्थ को बचाने के लिए कम से कम एक पहल करे। लोगों के मन में एक बार सोच विचार आता है कि कई बार मैं अकेला करूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि बेटा एक इंसान चेंज करेगा, आप आने वाली पीढ़ी को सिखाओगे, आपको देख के बाकी लोग सीखेंगे। तो ये सारी चीजें होती है बेटा नागरिकता का निर्माण एवं प्रसार, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब आता है बेटा आत्मनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां क्या होती है बेटा? देखो तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में क्या क्या बताया गया है। इसमें दो प्रकार के मेथड होते हैं, आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ क्या होता है ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजें हैं, आत्मनिष्ठ समझते हैं, ठीक है बेटा। आत्मनिष्ठ किस प्रकार से होगा बेटा? देखो तो आत्मनिष्ठ मतलब होता है बेटा क्या, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका जो है आत्मनिष्ठ मतलब क्या होगा बेटा? पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है?
हमने क्या किया था, हमने जो है क्या किया था, देखो ध्यान दो तो, इसका मतलब खुद के अंदर झांकना बेटा। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है बेटा, खुद के अंदर झांकना। खुद के अंदर कैसे झांकोगे बेटा, देखो तो बेटा, जैसे रात को सोने से पहले आप सोचते होगे कि भाई आज का पूरा दिन आज का जो पूरा दिन है वो रील स्क्रॉल करने में ही बदल गया, पूरा का पूरा टाइम जो है रील स्क्रॉल करने में ही निकल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से मैं अपना रूटीन बना कर रहूंगा कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं और रील देखने का काम ना करूं। ये सारी चीजें आप करते हो बेटा, है ना। तो ये होता है बेटा आत्मनिरीक्षण, ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा देखो गाथा वर्णन। इसमें छात्र अपने क्या करता है, पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी कोई कहानी या घटना खुद लिखकर बोलता है, ये बताता है। जैसा स्टोरी टाइम होता है ना इंस्टाग्राम में, है ना, जब अपने छात्र जो अपनी पुरानी सीख के अनुभव को शेयर करता है तो एक टीचर के नाते हमें उसके व्यवहार को समझना पड़ता है। फिर आता है बेटा ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब ये भावनाओं से ज्यादा डेटा और फैक्ट मैटर करते हैं, साइंस इसी पर चलता है बेटा। इसके तहत कोई कमाल के तरीके आते हैं जिन्हें बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है। सबसे पहले आता है बेटा प्रयोगात्मक विधि। इसमें हमें यह बताया जाता है कि बाकायदा एक कंट्रोल माहौल में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, जैसे स्किनर और पावलोव ने किया था। कंट्रोल माहौल में एक्सपीरियंस, है ना, कंट्रोल माहौल में एक्सपीरियंस कैसे किए थे बेटा वो लोग, स्किनर और पावलोव ने। स्किनर ने कुत्ते पे किया था, पावलोव ने चूहे पे किया था, है ना। ये सारी चीजें होती है बेटा। फिर देखो बेटा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बेटा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे प्रयोगात्मक विधि का, है ना। प्रयोगात्मक विधि में क्या किए थे आप, प्रयोगात्मक विधि में जो है प्रॉपर जो है फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम में ही आप अपनी कोई घोष प्रोफाइल बना लेते हो या फिर कोई फेक प्रोफाइल बना लेते हो। फिर आपको किसी की प्रोफाइल में जाना नहीं है, खुद से देखना नहीं है, फॉलो करके उनको देखना है कि वो एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, तो खुद ही प्रोफाइल बना के सारी चीजें आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। तो ये बेटा प्रयोगात्मक विधि है। निगमन विधि में क्या होता है बेटा, जैसा कि मैंने बताया था, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, है ना। निगमन विधि प्याजे और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे। प्याजे ने क्या किया था बेटा, प्याजे ने क्या बोला था, भैया बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है ना, लिटिल साइंटिस्ट है, तो क्या बोल रहे हैं भैया, किस प्रकार से बोला जा रहा है कि बच्चा जो है शुरू में क्या करता है, वही जो एग्जाम्पल कैंडल वाले एग्जाम्पल में बच्चा जो है क्या कर रहा था, कैंडल को छू के देख लेता है, सीख जाता है। ये हुआ प्याजे की तरफ से। फिर आता है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में क्या है बेटा, देखो तो विकासात्मक विधि की जो निर्माण करते हैं वो कौन कौन है, प्याजे इसमें भी आते हैं और गेसेल भी आते हैं, है ना। इसमें हम देखते हैं कि बच्चा उम्र के साथ साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है। जैसे आपका स्मार्टफोन जो होता है, जैसे आपका स्मार्टफोन हर साल जो है अपडेट होते रहता है। हर बार एप्पल जो है अपनी नई सितंबर में लॉन्च करता है ना, पहले 15 लॉन्च किया, 16 लॉन्च किया, 16 प्रो लॉन्च किया, 17 प्रो लॉन्च किया, थोड़े थोड़े फीचर बदल देता है। वैसे ही बेटा बच्चे का भी विकास इसी प्रकार से होता है। जब एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो शुरू में सिर्फ और सिर्फ 2-4 वर्ड ही बोलता है, धीरे से वो बातें करने लग जाता है, फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है, फिर वो ग्रुप बनाने लग जाता है ना, फिर वो खुद से ईगोसेंट्रिक हो जाता है ना। ये सारी चीजें हम लोग डेवलपमेंट में देखेंगे, है कि नहीं बेटा। आगे देखो विकासात्मक पे आज हो गया। फिर आता है बेटा उपचारात्मक। उपचारात्मक में क्या होता है बेटा, देखो यहां में इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी और एटीट्यूड को मापने के लिए स्केल्स और टेस्ट्स का उपयोग करना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल उपचारात्मक में क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई साइकोथेरेपी ले रहे हो, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो एक एप्लीकेशन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यदि आप ऐसा है क्या, तो यदि हाँ कर रहे हैं तो हाथ छू रहे हैं, यदि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा है तो ये आपको एक प्रॉपर एक डायग्नोसिस चार्ट होता है। इस बेसिस पे उपचारात्मक विधि में आपने ये सारी चीजें बोल दी। इस बेसिस पे उनका जो सॉफ्टवेयर है एक डिसीजन लेगा कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है तो इनको ये दवाई चाहिए, तो इसका जो बेनिफिट इनको होगा। तो ये हो रहा है बेटा उपचारात्मक विधि, ठीक है। स्किनर ने यही चीज प्रयोग किया था। फिर आता है बेटा मनोवैज्ञानिक मापन। मनोवैज्ञानिक मापन में क्या होता है बेटा, मनोवैज्ञानिक मेथड में हमें इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी एटीट्यूड को मापने के लिए हम उसका यूज करते हैं, है ना बेटा।
फिर आता है बेटा क्या, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, कंपैरेटिव मेथड में हम क्या करते हैं कि भैया तुलनात्मक विधि में कई बार देखना, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया बच्चों को जो है ना कंपेयर करके ही क्या बोलना चाहिए, कंपटीशन की भावना से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव कंपटीशन की भावना से, है ना। जैसे आप कंपेयर करते हैं कि नहीं भैया हमको आईफोन लेना है या फिर आईफोन नहीं लेना है, आईफोन नहीं लेंगे तो हम एंड्रॉयड लेंगे, एंड्रॉयड लेना चाहिए मेरे लिए या फिर आईफोन लेना चाहिए, तुलनात्मक तरीके से कर रहे हो ना, तो क्रो एंड क्रो के जो डेफिनेशन रहेंगे वो तुलनात्मक विधि की और इंगित करेंगे। तो बेटा जो भी वैज्ञानिक जिस जिस चीजों के से रिलेटेड है उनके डेफिनेशन भी उसी उसी चीजों से रिलेटेड होती है। हर एक डेफिनेशन को आप रट नहीं सकते, इसलिए आपको समझना होगा, फिर चारों ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है आपको सही आंसर की तक पहुंचना होगा, राइट। ये सारी चीजें होती है बेटा। फिर आता है सांख्यिकीय अप्रोच, स्पीयरमैन, इन्होंने क्या बोला था सांख्यिकी में, है ना। सांख्यिकी में क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या बोलना चाहिए, चीजों को आप क्या करते हो, बहुत सारा एक मैसिव डाटा मिलता है आपको, 10-12 बच्चे या 13 बच्चों का एक डाटा मिलता है, उसमें आप क्या करते हो, अपनी सांख्यिकी टेक्निक्स लगाते हो, जैसे कोरिलेशन निकालते हो। आप क्या बोलना चाहिए, स्पीयरमैन रैंक थ्योरी बेसिस पे आप उसमें कौन सी चीजें सही हैं ये निकालते हो, है ना बेटा। उसमें आप क्या बोलना चाहिए, सिग्मा फाइंड आउट करते हो, पाई फाइंड आउट करते हो, ये सारी चीजें क्या है, कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो, रिग्रेशन फाइंड आउट करते हो, है ना। उसमें मीन मीडियन मोड निकालते हो, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो। ये सारी चीजें बेटा सांख्यिकी में यूज की जाती है। और इसको भी जो है प्रॉपर जो है हमको देखो निरीक्षण परीक्षण करने के लिए सहसंबंध कोरिलेशन भी करना होता है। कोरिलेशन मतलब क्या होता है बेटा, एक के कंपैरिजन में दूसरे की तुलना, यदि ये बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, यदि ये घट रहा है तो ये क्यों घट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, सहसंबंध को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि भैया जैसे जैसे आपकी गर्मी पास आते जाती है तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती जाती है। देखा होगा आपने, आइसक्रीम खाने का मन तो लोगों को 12 महीना करता है, लेकिन जो बिक्री है, सेल्स है, वो कब बढ़ती है, गर्मी के दिनों में बढ़ती है ना। जैसे जैसे गर्मी जो है बढ़ती जाती है, आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती जाती है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं बेटा इसको, है ना, धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं। वही चीज फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे जैसे ठंडी आती जाती है आइसक्रीम की बिक्री कम होने जाती है, तो भी धनात्मक ही सहसंबंध है, क्योंकि एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज भी बढ़ती है, तो ये बेटा धनात्मक सहसंबंध होता है। लेकिन एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है, तो ये क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है ना, प्राइजेस जो है बढ़ने लग जाते हैं, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन डिमांड जैसे बढ़ती है सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई जैसे कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है ना। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम हो गई तो प्राइस वो हाई हो गए। ये सारी चीजें होती है, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक ठीक ठीक, कॉमर्स वाले हो, हाँ, कौन कौन यहाँ पे साइंस और कॉमर्स वाले, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सहसंबंध का मतलब समझ में आ गया, एक के कंपैरिजन में दूसरे की तुलना, है ना। फिर देखो प्रश्नावली मेथड, मनोगतिकी मेथड। प्रश्नावली मेथड में क्या करते हैं बेटा, हम लोग प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बच्चों को एक प्रॉपर जो है फ्लो शीट दे दिए और उस बेसिस पे टिक कर रहे हैं कि हर बच्चा किस प्रकार से बिहेव करता है ना। साइको एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं, इस बेसिस पे भी क्या करना जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड के थ्रू बच्चों को जाना जाता है। फिर आता है मनोगतिकी, है ना। मनोगतिकी मतलब मन में क्या चल रहा है बच्चों को जानने के लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं बेटा, है ना। तो क्लियर है बेटा, यहां तक आगे बढ़े, चलो। अब आता है बेटा मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। व्यक्तित्व का विकास, समस्याओं का समाधान और सही दिशा और बेहतर भविष्य के लिए बेटा गाइडेंस और काउंसलिंग एक टीचर को आनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। अब देखो मार्गदर्शन किसे बोलेंगे और काउंसलिंग किसे बोलेंगे, हमने पहले या दूसरे क्लास में देखा, पहले क्लास में देखा था, राइट। अब चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सम अप करके देख रहे हैं, ठीक है। मार्गदर्शन का मतलब होता है बेटा समग्र विकास, और काउंसलिंग का मतलब समस्याओं का समाधान। गाइडेंस मतलब कैसे होगा बेटा, एग्जाम्पल कैसे लोगे गाइडेंस का,
गाइडेंस का एग्जाम्पल किस प्रकार से लोगे, क्योंकि एक बच्चा है क्लास में आपके, है ना, उसको आप क्या करते हो, एक बच्चा जो है क्या बोलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझने से पहले बेटा ये देख लो, लास्ट में कुछ एक लाइन लिखी हुई है गाइडेंस, और ये क्या लिखा है, काउंसलिंग। सर वो तो ऊपर भी लिखा है, नहीं बेटा उसको नहीं बोल रहा हूं, इसे बोल रहा हूं। गाइडेंस के बाजू में क्या लिखा है बेटा, हेल्प्स टू ग्रो, और दूसरा क्या लिखा है, हेल्प्स टू कॉप। हेल्प्स टू ग्रो, पौधों के बढ़ने में जो मदद करना, गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल पौधा बढ़ रहा है ना, उसकी देख रेख कर रहे हो, गाइडेंस। पौधा कैसे बढ़ेगा, उसको प्रॉपर खाद डालोगे, ये सारी चीजें करोगे, तो क्या गाइड कर रहे हैं, है ना। और वही चीज काउंसलिंग, हेल्प्स टू ग्रो, हेल्प्स टू कॉप, सॉरी हेल्प्स टू कॉप मतलब फॉर एग्जाम्पल उस पौधे में कीड़े लग गए, या उसकी पत्तियां जो है समय से पहले ही पीली होने लग गई, तो उसके लिए जो है आप पहले जाते हो कीटनाशक दवाई वाले के यहाँ, मेरी पौधे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स कर रही है, तो आप किसी कृषि वैज्ञानिक के पास जाके चीजें पूछते हो, तो काउंसलिंग करते हो, है ना बेटा। तो समझ में आ रहा है, एक बेसिक मोटा मोटी चीजें समझ में आ रही है। काउंसलिंग मतलब होता है बेटा, आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, तो उसको डिस्कशन के माध्यम से उस चीज को दूर करना क्या कहलाता है बेटा, काउंसलिंग कहलाता है। और वही दूसरी ओर गाइडेंस मतलब कोई बच्चा अपने आप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन और अच्छा कर सकता है कब, जब मैं उसको प्रॉपर दिशा दूंगा कि बेटा तू आज के बाद जो है ये चीज जो पढ़ रहा है ना, इसको तू इस बुक से पढ़ ले, या फिर तू इस चीज से पढ़ ले, या फिर मैं जो तेरे को बता रहा हूं उस बेसिस पे तेरे को पढ़ाई करनी है। तो ये क्या हुआ बेटा, गाइडेंस। क्लियर है बेटा। मार्गदर्शन में समग्र भी ओवरऑल डेवलपमेंट को जोर दिया जाता है, और परामर्श में क्या किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। वही देखो प्रक्रिया, अब देखो जानकारी देना या सहायता करना। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में एक बच्चा था राहुल, पहली क्लास में हमने बताया था, है ना, बहुत ज्यादा खोया खोया सा रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्यों, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो हमको जो है उसको इन्फॉर्मेशन दी क्या चीज की, बेटा स्कॉलरशिप मिलता है तो वो ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, फाइनेंशियल इशू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सहायता करना, उसकी हेल्प भी कर दी तुमने, किस प्रकार से प्रोसेस होता है ये सारी चीजें बता के। वहीं काउंसलिंग में क्या होता है, बातचीत, विश्लेषण, निर्णय में मदद। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है, ये सब एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। कोई बच्चा 10th या 12th में है, उसको पता ही नहीं है कि उसको आगे चल के कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, 10th का बच्चा है, तो आप उसको प्रॉपर गाइड करोगे, सेमिनार कंडक्ट करवाओगे, सीएस करे या सीएस करे या सीएमए करे, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे, या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, फैशन डिजाइनिंग बने, क्या बने वो उस बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, है ना। तो ये हुआ बेटा गाइडेंस। अब बातचीत, विश्लेषण और निर्णय में मदद। अब देखो काउंसलिंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का इंटरेस्ट है किसमें बेटा, मैथ्स में, लेकिन उसके घर में सारे के सारे लोग डॉक्टर हैं, बोल रहे हैं कि बेटा फैमिली बिजनेस है, तू भी डॉक्टर बन जाएगा तो कम से कम तेरे को बनी बनाई व्यवस्था मिल जाएगी, तो कमाने का कोई टेंशन ही नहीं है, तू भी बायो ले ले। लेकिन वो बच्चा का इंटरेस्ट मैथ्स में है, उस बच्चे ने टीचर्स के पास आया, टीचर के पास आके उसने बताया ये सारी प्रॉब्लम्स, तो भैया क्या हुआ, उस बच्चे के साथ डील किया गया, दोनों मिलके, टीचर और स्टूडेंट मिलके एक समाधान तक पहुंचे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बायो ले लीजिए, बायो के साथ साथ एडिशनल में मैथ ले लीजिएगा, या फिर कोई भी चीजें डिस्कशन में यूज की जाती रहेगी, है ना। उस बेसिस पे आपने डिसीजन दिया। तो ये क्या हुआ बेटा, काउंसलिंग। नई चीजों के बारे में जानकारी देना कि कॉमर्स के बाद तू क्या क्या कर सकता है, या फिर बायो लेने के बाद क्या कर सकता है, है ना, मैथ्स लेने के बाद क्या कर सकता है, ये सारी चीजों की जानकारी या सहायता देने के लिए आपने जो तरीका अपनाया, तो ये क्या था बेटा, गाइडेंस। और कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके समाधान के लिए आपने बच्चे से बातचीत करी, ये क्या है बेटा, काउंसलिंग, है ना। फिर देखो प्रकृति, शैक्षिक और उन्नयनात्मक। दूसरा होता है थेरेपिस्ट। काउंसलिंग में क्या होता है बेटा, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप निर्णय लेते हो, राइट। फिर क्या होता है बेटा, देखो प्रक्रिया में जो है, प्रकृति में क्या देख रहे हैं हम लोग, चिकित्सकीय, है ना। थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आप जो है प्रॉपर जो है क्या करते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, है ना, पूरा पूरा क्या बोलना चाहिए,
अब जैसे देखो शैक्षिक और उन्नयनात्मक, शैक्षिक और उन्नयनात्मक मतलब क्या होता है बेटा, जैसे उन्नयनात्मक मतलब बढ़ने की ओर, जैसे बारिश आने से पहले आप क्या कर रहे हो, खेत में मेड़ बना रहे हो, सारी चीजें प्रॉपर, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना। तो ये क्या है बेटा, शैक्षिक उन्नयन को गाइड करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के खेत में गए, वहां देखा कि भैया यहाँ पे तो पानी निकासी की सुविधा ही नहीं है और ये धान जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धान को तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आपने उनको प्रॉपर गाइड किया कि भैया देखो यहाँ पे मेड़ लगेगा, तुम्हारी ज्यादा खर्चे नहीं आएंगे, बट यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, तुमको आगे चल के नुकसान होगा। तो ये बेटा गाइडेंस। और चिकित्सकीय, चिकित्सा थेरेपिस्ट, चिकित्सात्मक मतलब उस बच्चे, उस किसान को जो है, आपको उसको आइडिया ही नहीं था, वो किसान जो है अपने पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू देखा कि उसके धान जो है सड़ गए पानी में जाने से, कि प्रॉपर निकासी नहीं कर पाया वो। तो ये सारी चीजों को जान के आपने प्रॉपर उसको गाइड किया। तो ये बेटा क्या है, काउंसलिंग है। ठीक है, एक रूट एग्जाम्पल की भी ले लिया मैंने, चिकित्सकीय एग्जाम्पल भी ले लिया मैंने, और क्लास के एग्जाम्पल्स हमने ले ली, है ना। आगे देखो, स्थान, किसी भी सामान्य स्थान पर, अब रास्ते में आप जा रहे हो, क्लास से निकले, एक टीचर बच्चा आया कि सर मेरा बीएड डीएलएड हो गया है और मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिलहाल यदि मेरा गवर्नमेंट एग्जाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बैकअप प्लान भी बना के चलूँ। तो आपने उसको प्रॉपर गाइड किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इनकेस यदि आपको कहीं स्कूल मिल जाता है जहाँ पे आपकी टाइमिंग मैच हो जाती है, जहाँ पे आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। तो आपने गाइड किया कि बेटा देखो तुम इसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट की टीचर भी बन जाओगे तो तुमको उसका ज्यादा नॉलेज होगा, है ना। तो ये क्या है बेटा, किसी भी स्थान में आप गाइडेंस दे सकते हो, लेकिन परामर्श विशेष गोपनीय वातावरण में देना होता है। क्यों भाई, क्योंकि देखो हर बच्चे की प्रॉब्लम अपनी अपनी अलग अलग होती है। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर या किसी काउंसलर से ही बात करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि यदि वो उसकी प्रॉब्लम्स को सुन लिए उसके फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि वो उसके मजाक बनाने लग जाए। इसलिए बेटा हमेशा परामर्श जो होता है ना, काउंसलिंग जो होती है ना, किसी विशेष स्थान पर होती है और गोपनीय वातावरण में होती है। हम उसको बोलेंगे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे केबिन में आ जाओ, है ना, वहां पे तुम इतनी सारी बातें बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में नहीं बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है देखो करने वाला कौन है। अब देखो गाइडेंस गाइडेंस जो है शिक्षक, माता पिता आदि भी दे सकते हैं, है ना। एक शिक्षक क्या बोलेगा, बेटा तेरे को टीचर बायो लेना है या मैथ्स लेना है, उस बेसिस पे वो गाइड करेगा कि तेरी कैपेबिलिटीज क्या है। मैंने तेरे को 6 साल से पढ़ाया है, तो भैया मैंने आपके में क्या क्या क्वालिटी देखी है कि नहीं, नहीं तुम्हारा जो ध्यान है वो लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो तुमको मैथ्स लेना चाहिए। और तुमको मैंने हमेशा पेड़ पौधों के बीच, लोगों की हेल्प करते बीच, है ना, सेवा भाव देखा है तुम्हारा, तुम चिड़ियों की भी हेल्प करते हो, लोगों की भी हेल्प करते हो, तो तुम्हारा एक हेल्पिंग नेचर है। तो तुमको डेफिनेटली बायो लेना चाहिए और आगे चल के डॉक्टरी की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षक भी बोल सकते हैं, माता पिता भी देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है इसमें इंटरेस्ट है, तो हमारे बच्चे को इसमें जाना चाहिए, वो भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। कई बार काउंसलिंग में क्या होता है, विशेष प्रशिक्षित परामर्शदाता। इसी वजह से तो साइकोलॉजी आपको सिखाई जा रही है कि आगे चल के जब बच्चे आपके पास गाइडेंस के लिए आए, तो आप जो उनको कैसे सलाह देंगे, जब आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होगी, है ना बेटा। तो इसी वजह से जो विशेष प्रशिक्षित परामर्शदाता, जो सीडीपी है, आप सीडीपी पढ़ने के बाद आप साइकोलॉजी का कोर्स करने की नीड नहीं होती है टीचर्स को। वो मान लिया जाता है कि हाँ इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा है, एटलीस्ट वो सबको तो नहीं देख सकते, लेकिन बाकी लोगों को तो गाइड कर सकते हैं, है ना। बच्चों को तो गाइड कर सकते हैं, सभी को गाइड नहीं कर सकते, तो बच्चों को तो गाइड कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें एक टीचर को, इसी वजह से तो एक काउंसलर, एक गाइडेंस देने वाला, है ना, फैसिलिटेटर, ये सारी चीजें की क्वालिटी इनहेंस की जा रही है बेटा, है ना। आगे देखो क्या है, शैक्षिक भूमिका शिक्षा का अंग, क्योंकि गाइडेंस जो है बेटा शिक्षा का अंग है। कैसे, क्योंकि आगे चल के जब आप कॉलेज में भी पहुंच जाते हो, जैसे बीएड डीएलएड करे, है ना, आगे चल के तो आप आए, आपको लगा कि नहीं नहीं यार मैं थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ूंगा, थोड़ा सा कोचिंग की हेल्प हो जाएगी तो मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, है ना। तो आपने किसी भी लेवल पे ये क्या होना चाहिए, गाइडेंस हो सकता है बेटा। परामर्श में क्या होता है, विशिष्ट सेवा के रूप में। गाइडेंस क्या होता है, अब देखो काउंसलर के यदि आपके पास जाते हैं, बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं या आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काउंसलर की नियुक्ति होती है,
वो काउंसलर क्या करता है, कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है तो उसकी काउंसलिंग करता है, कोई बच्चा 10th में लेने के बाद 11th में क्या सब्जेक्ट लेगा इसके बारे में बैठ के बातचीत करके वो लोग प्रॉपर एक हल निकालते हैं। ये सारी चीजें होती है बेटा मार्गदर्शन और परामर्श में। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, शैक्षिक मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन का विकास। और देखो विकास के स्तर के हिसाब से देखो प्राथमिक स्तर में अध्ययन की आदतें, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर पे इस प्रकार से शैक्षिक मार्गदर्शन होते हैं बेटा। इसको हम देखेंगे एक इंफॉर्मेशन बेसिस पे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, चलो सबसे पहले तुम लोग यही ध्यान दे दो क्या लिखा है बेटा। ये सारी चीजें ट्रू फॉल्स में आती है, असर्शन रीजन में आती है। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये आपको मालूम होना चाहिए, रखने का चीज है बेटा। फिर आता है देखो 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता विभागाध्यक्ष ने, जो कि विभागाध्यक्ष थे उस कलकत्ता विश्वविद्यालय में, भारत में मनोविज्ञान का पहला विभाग शुरू किया। मनोविज्ञान में का पहला विभाग किसने शुरू किया बेटा, डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। फिर आता है बेटा 1924 में, 1924 में क्या है, भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई। भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ, इन्होंने ही आगे चल के मनोवैज्ञानिक पे जो है डॉक्टर्स की डिग्री हो गई, डॉक्टर्स की उपाधि होगी, इसको निकालना शुरू किया। फिर आता है 1925 में भारतीय मनोवैज्ञानिक पत्रिका की शुरुआत हुई। इसको याद रखना है बेटा हम लोग, है ना, जो भी आप लोग देख रहे हो उसको अच्छे से देख लेना, उसको याद करना है। फिर देखो 1940 में क्या था बेटा, कलकत्ता में लुम्बिनी पार्क मानसिक अस्पताल की स्थापना हुई। ये बेटा किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग 2-4 बार पढ़ोगे अच्छे से। सबसे पहले देखो 1879 है, फिर 1916 है, फिर 1924 है, 1925, 1940। देखो बढ़ते क्रम में मैंने डेट को एसिमुलेट किया है ना। आपकी किताब में जो थी वो बहुत अलग अलग डेट में थे, मैंने इसको डेट के हिसाब से इसको मिला दिया है। ठीक है बेटा, अब आते हैं बेटा हमारे मेन चीज के ऊपर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक मार्गदर्शन के स्तर किस प्रकार से होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आज की डेट में। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की आदतें, देखो बेटा क्लास 1, चेंज करता हूं इसको मैं, क्लास 1 to 2, क्लास 1 to 5 ये मान के चलो। शैक्षिक मार्गदर्शन मतलब समझ रहे हैं आप, क्या समझते हैं आप शैक्षिक मार्गदर्शन से? एनीवन? देखो शैक्षिक मार्गदर्शन क्यों जरूरी है और हर एक स्टेज में क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 में आप क्या करते हो, बच्चों की अध्ययन की आदत डालते हो। सबसे पहले भैया बच्चों को टॉपर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट वो क्लास में बैठे समझे, है ना। सबसे पहले उसको डिसिप्लिन के साथ बैठाना इंपॉर्टेंट है। उसको होमवर्क करके आने के लिए डिसिप्लिन करना जरूरी है। वो बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, ये सारी चीजें सिखाना इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो वो लेगा, लेकिन जो चीजें बचपन में ही डेवलप नहीं हो पाएंगी वो चीजें आगे चल के कैसे डेवलप होंगी। इसलिए एक प्राथमिक स्तर के टीचर्स को क्या करना होता है बेटा, प्राथमिक स्तर की टीचर को जो है ये ध्यान में रखना होता है कि क्या बोलना चाहिए, वो अपने बच्चों में अध्ययन की आदतें डाले। एटलीस्ट वो पढ़ रहा है तो सही सही उच्चारण करे, प्रोनाउंसिएशन सही सही करे, है ना। जो बात चल रही है उसमें एक पॉज ले, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे क्या चीज करना है, कम से कम पढ़ने की आदत रेगुलर डाले। क्लास में आ रहे तो क्लास में बैठे तो पढ़ाई करे, है ना। इसकी आदत प्राथमिक स्तर पर लगानी पड़ती है। माध्यमिक स्तर पर जैसे ही बच्चा पहुंचता है, विषय और करियर चयन की इंपॉर्टेंस होती है ना। 6 to 10th में, है ना, 6 to 10 में क्या होता है, देखो बेटा जब बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ता है, कई कई स्कूल में 9th से सब्जेक्ट चेंज कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं स्कूल में जैसे अपने छत्तीसगढ़ में 11-12 के बाद सब्जेक्ट लिया, 11-12 में सब्जेक्ट दिए जाते हैं, 10 तक सबके सब कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, है ना। तो करियर चयन के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। माध्यमिक स्तर में आपको ऐसी चीजें बतानी चाहिए कि भैया बच्चा जो है करियर चयन करने में उसको प्रॉपर गाइड कर सके। इसलिए काउंसलिंग एंड गाइडेंस इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लास 10th में, क्लास 9th में जो टीचर 6वीं से 10वीं तक के एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि ये बच्चा इस चीज में, स्पोर्ट्स में अच्छा है, आगे इसकी एजुकेशन में करियर नहीं है। या फिर कोई बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा है लेकिन स्पोर्ट्स में भी रुचि रखता है, लेकिन पढ़ाई ज्यादा अच्छा स्ट्रांग है, तो
तो उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है तो भैया पढ़ाई में थोड़ा सा उसको आइडिया देंगे कि बेटा तू ये कर रहा है ना, तो ये कर, वो अपने शौक के लिए रख, बुरी बात नहीं है खेलना, लेकिन खेल, लेकिन प्रायोरिटी तुमको एजुकेशन को देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई में बहुत, गेम में भी अच्छे होते हैं। तो जो बच्चे गेम में अच्छे होते हैं, है ना बेटा, उनको गेम के लिए प्रमोट किया जाएगा, है ना। करियर क्या होगा, क्योंकि ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बेटा। आज की डेट में आप जो हैं वो इस क्लास 6 to 10 में जो आपने पढ़ा और इस 10th के बाद जो आपने डिसीजन लिया उसकी बेसिस पे है, ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा विश्वविद्यालय स्तर पर। विश्वविद्यालय स्तर पर क्या बेटा, विशेषता और करियर योजना। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा, लेकिन आज बीएड और एमएड करके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। तो बीएड और एमएड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बेटा आपको प्रॉपर विशेषता क्या क्या है, आपकी क्या क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी क्या है, टीचर बनने की क्वालिटी है या नहीं है, या फिर आप एक काउंसलर बन सकते हैं। इस बेसिस पे निर्णय लेना, करियर योजना बनाना कि भैया विश्वविद्यालय स्तर पे बच्चा पहुंच गया है, बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, आगे चल के उसको क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे या सीएसीएस करे या फिर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए, है ना। ये सारी चीजें भी करियर योजना में उसकी आनी चाहिए बेटा। इसलिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट टीचर, एज अ टीचर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है बेटा कि हर एक स्तर के बच्चों के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस करने के लायक, एज अ काउंसलिंग करने के लायक आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज कब आएगा बेटा, जब आप सारी चीजें अच्छे से समझोगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे भी आएंगे बेटा हम लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये सारी चीजें बेस है सीडीपी के। जब कभी भी आगे चल के जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो आपको ये जो शुरू की जो 3 या 4 क्लास होने वाली है ना, उसका रेफरेंस मैं पूरा दूंगा। और ये जो 4 क्लास है ना, ये आपको एक टीचर के माइंडसेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब एक टीचर का माइंडसेट एग्जाम में बैठता है ना बेटा, तो सीडीपी के क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसानी से बन जाते हैं। कभी नोटिस नहीं किया आप लोगों ने, टीचर्स भी एग्जाम में बैठते हैं, बच्चे भी एग्जाम में बैठते हैं, बट टीचर्स जिस क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं उसको क्वेश्चंस को बच्चे भी गलत कर लेते हैं। लेकिन वो जो बच्चे जिस क्वेश्चंस को बच्चे गलत कर लेते हैं, उस टीचर को अपने टीचर जो है, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, फिर से शुरू के 10, है ना। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, एक तरफ एग्जाम में एक टीचर बैठा हुआ है, एक तरफ एग्जाम में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो सिर्फ फ्रेशर है, बीएड एमएड है। एक प्रॉपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं, और एक ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है टीचर ने कि हाँ भाई ये चीजें हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो बच्चा आज तक कभी क्लास में गया नहीं है, पढ़ाने ही नहीं गया है, बच्चे कैसे होते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक में पढ़ा हुआ है, तो फिर उस बच्चे को क्वेश्चंस कैसे सही होंगे, ये बताइए आप। इसलिए बेटा शुरू के 4 क्लास में मैंने आपको एक बेसिक सा एक्सपीरियंस दे रहा हूं, ताकि आपको जो है आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, है ना। जब हम थ्योरीज तो पढ़ लेंगे, क्वेश्चन भी वहीं से आएंगे बेटा जो हम लोग बताएंगे। हमारे बताए हुए क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। आपको बस एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा हमारे साथ कि आप जो है प्रॉपर डेली बेसिस पे क्लासेस आए, जो क्वेश्चंस हम लोग देंगे आपको घर जाके वो सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट दिन क्लास आके यदि टीचर फ्री है तो आप उससे पूछ लें। रेगुलर जो हमारी वीकली टेस्ट सीरीज होगी उस पर आपको पार्टिसिपेट करना है बेटा, क्योंकि उसी बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे कि आप जो है कौन से लेवल पे आ चुके हैं, एक्चुअल में आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मनोविज्ञान को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये सारी चीज देखना पड़ेगा ना बेटा। तो आपको एक प्रोसेस का हिस्सा बनना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको वही सी सारी चीजें करनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये था बेटा। अब मार्गदर्शन क्या देखो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, मार्गदर्शन सही दिशा बेहतर भविष्य की ओर। तो ये सारी चीजें थी बेटा। उसके बाद देखो परामर्श के क्षेत्र मैंने दे रखे हैं। परामर्श के क्षेत्र में क्या क्या है देखो तो बेटा, परामर्श के क्षेत्र में देखो कहां कहां परामर्श दिए जाते हैं, ये सारी चीजें हैं।
व्यवसाय में वोकेशनल एजुकेशन, आजकल वोकेशनल भी पार्ट आ गया ना, रुचि की पहचान करना, आत्मविश्वास की वृद्धि करना, है ना बेटा। फिर देखो अभिरुचि, क्षमताओं और मूल्यों को समझ, नौकरी और सफलता की जानकारी देना, ये सारी चीजें क्या व्यावसायिक काउंसलिंग में आता है। फिर आता है मोरल, रिलीजन एंड सोशल काउंसलिंग, नैतिक मूल्यों की कमी है तो उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं हम बच्चों के, नैतिक मूल्यों का विकास, सामाजिक व्यवहार में सुधार, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, है ना बेटा। सही पाठ्यक्रम गतिविधियों के अवसर देना, प्रतिभा को व्यक्तित्व करने का मंच प्रदान करना, है ना, क्योंकि आज की डेट में एनईपी 2020 क्या बोलता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बच्चों को, उनकी रुचि के अनुसार फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा बच्चों को, है ना, ये सारी चीजें होगी बेटा। फिर आता है बेटा देखो अवकाश, मनोरंजन का समय नहीं, खेल में भाग ना लेना, ये सारी चीजें हो रही है तो फिर उनको प्रॉपर जो है हम लोग क्या करा रहे हैं, उनके व्यक्तित्व विकास में हम लोग उनको प्रॉपर चीजों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो एक बच्चा जो है गिटार पकड़ के उसको गिटार प्रोवाइड किया है, गिटार सीख रहा है, सुन भी रहा है, गेम खेलने वाले बच्चों को फुटबॉल अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना। अब देखो पर्सनल काउंसलिंग क्या होता है, कोई बच्चे जो होते हैं कई बार जो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्या होता है देखो, आत्मविश्वास, माता पिता का दबाव या आत्मविश्वास की कमी, तो इन बच्चों को हम उनकी क्वालिटीज गिनवाते हैं, मेरे में ये क्वालिटी नहीं है, मेरे में वो क्वालिटी नहीं है, बच्चे आते रहते हैं बोलते हैं सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेरे को बहुत डर लगता है स्टेज में आके बोलने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा फेयर लगता है, फेयर नहीं बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, तो फिर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। देखो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, हम जब सामने जाके बोलते हैं तो ऑब्वियसली बात है कैसे कैसी बातें बोलनी चाहिए, क्या क्या बोलनी चाहिए, सारी चीजें हम उसको गाइड करते हैं, 2-4 बार बुलवाते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है ना। आत्म स्वीकृति, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व संबंधी सुधार में तनाव, है ना, ये सारी चीजें होती है बेटा। फिर आता है बेटा एजुकेशनल काउंसलिंग, पढ़ाई में असुविधा हो रही है तो क्यों हो रही है, घर में कोई असुविधा वाली बातें हो रही है क्या, ये सारी चीजें होती है बेटा। रुचि की कमी, समय की कमी, है ना, कई बार बच्चों की रुचि की कमी भी हो जाती है बेटा, है ना। रुचि की कमी कैसे होती है, बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, जबरदस्ती आप बच्चे माता पिता उसको फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन बच्चे तो खेलने में इंटरेस्टेड है, उसको खिलाओ ना, जो खेलने में इंटरेस्टेड उसको खिलाओ, और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है उसको पढ़ाओ, है ना। फिर देखो शैक्षिक एजुकेशन में काउंसलिंग करके हम क्या करेंगे, समय प्रबंधन, उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, अध्ययन की आदतें डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा उसको सिखाने में मदद करेंगे, विषय का चयन करने में मदद करेंगे, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, रुचि और क्षमताओं की पहचान करेंगे, उसे किस चीज में रुचि है, आगे चल के क्या चीज वो अच्छा कर सकता है ना, ये सारी चीजें हम करेंगे बेटा। तो ये सारी चीजें एरियाज ऑफ काउंसलिंग थे, है ना। अब देखो स्वस्थ व जीवन स्थिति, खान पान, व्यायाम, पर्यावरण सुरक्षा आदि, खान पान भी बहुत मैटर करता है बेटा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन बोला जाता है ना, यही चीज है बेटा, है ना। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, स्वच्छता, खेलों में रुचि बढ़ाना, है ना, ये सारी चीजें हमको करना होता है एरियाज ऑफ काउंसलिंग में। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखो परामर्श की प्रक्रिया, समस्या की पहचान, सबसे पहले आप बच्चे के साथ बैठते हैं, फिर आप समझते हैं कि बेटा तेरे को प्रॉब्लम क्या है, फिर वो बच्चा अपना प्रॉब्लम बताता है ना, तो ये सारी चीजें वो करता है, उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर समस्या का समाधान हो जाता है। फिर आगे देखो जैसे ही हमने समस्या समझ ली, अब उसको विश्लेषण कर रहे हैं हम, अच्छा तो ये प्रॉब्लम ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये बच्चा तो ऐसा है इसको तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन ये क्या एक्चुअल में ऐसा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें भी देखना पड़ता है। फिर देखो बेटा परामर्श देना, है ना, परामर्श एवं क्या बोलना चाहिए, सॉल्यूशन देने की बात कही गई है, परामर्श दिए। देखो बेटा तुमको इस प्रकार से जो है एजुकेशन, जैसे राहुल वाला एग्जाम्पल, बेटा तुमको स्कॉलरशिप का टेंशन नहीं लेना चाहिए, स्कॉलरशिप मैं दिलवाऊंगा तुमको, तुमसे पढ़ाई में ध्यान दो, है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जैसे ही राहुल जो है अपने फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम से दूर हो गया, तो आपको जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आप कर रहे हैं, उसको एजुकेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, पढ़ाई में इन्वॉल्व कर रहे हैं, गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे चल के जो है राहुल जो है एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। इस प्रकार से रहता है बेटा, है ना। पुराने क्लासेस में जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उसी की एक्सपांशन कर रहा था, ठीक है। राहुल कौन है बेटा, राहुल एक काल्पनिक कैरेक्टर, यहाँ पे किसी का राहुल का नाम नहीं है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, देखो काउंसलिंग प्रोसेस में देखो मैंने एक परामर्शदाता के गुण किस प्रकार के होने चाहिए, एक क्या बोलना चाहिए काउंसलर के एट्रीब्यूट्स, इसके बारे में बताया है। और इसको याद करने के लिए जो है आपको चेहरे में स्माइल लानी पड़ेगी, क्योंकि एक काउंसलर जो है, एक काउंसलर के चेहरे में हमेशा स्माइल होनी चाहिए। ऐसा काउंसलर नहीं चाहिए हमको जो हमेशा खुद तनाव में रहता है, वो दूसरों के तनाव को कैसे दूर करेगा, है ना। ये सारी चीजें होती है बेटा। अब देखो यहां से देखते हैं, सबसे पहले कोई बच्चा आता है आपके पास और वो बच्चा को बहुत प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो आपको डायरेक्ट उसको सारी चीजें बतानी नहीं, उसको सबसे पहले एक भरोसा जीतना है। तो परामर्शदाता जो है और उस व्यक्ति के साथ जब वो दोनों अपनी बातों को, परामर्शदाता जो काउंसलर है और व्यक्ति जो आया है आपके पास काउंसलिंग लेने के साथ, वो दोनों आपस में बातचीत करके एक भरोसा डेवलप करते हैं, स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। डोंट वरी, मैं एज अ बड़ा भाई तुमको काउंसलिंग करूंगा, एज अ टीचर नहीं, बड़ा भाई मान के तुमको काउंसलिंग करूंगा। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर जो है एक प्रॉपर संबंध बना के ही आपको क्या होना चाहिए, उसका भरोसा जितना होता है। उसके बाद क्या होगा बेटा, समस्या समाधान करना, उसका असेसमेंट करेंगे, व्यक्ति की समस्या समझना, सही जानकारी इकट्ठा करना। अब जैसे उस बच्ची की प्रॉब्लम क्या थी, उस बच्चे की प्रॉब्लम जो थी वो फाइनेंशियली, राहुल जो है फाइनेंशियली वीक था, है ना। अब जो है उसकी समस्या को समझ लिया हमने और फिर सही जानकारी इकट्ठा की। फिर मैंने पता किया अपने कॉलेज से या फिर अपने स्कूल से कि भैया हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में जो है स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मुझे मालूम चला हाँ मिलती है, तो हम उसके लिए सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। फिर क्या हुआ बेटा, लक्ष्य तय करना, सेटिंग गोल। हमने एक लक्ष्य तय किया कि नहीं अब तुमको इस महीने से हमको तुमको इतना डेजिग्नेटेड अमाउंट जो है प्रोवाइड करवाएंगे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। राहुल को बोला तो मिलकर तय करना कि क्या बदलाव करना है। उसको सिर्फ बदलाव क्या करना था कि बेटा तू जो है अपने जो है क्या बोलना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र लेके आ जाओ और जो भी तुम्हारे पेरेंट्स की जो प्रोफाइल है वो चीज लेके आ जाओ, फिर हम तुमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे, है ना बेटा। तो मिलकर तय करना कि क्या बदलाव करना है ना। तो उस बच्चे को प्रॉब्लम हुई, तो हमने तय किया कि उसको स्कॉलरशिप दिलाएंगे और एजुकेशन में उसका ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चा बहुत होशियार था। बस बीच में जब वो अपने पेरेंट्स की बात करने सुन लिया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था और उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, है ना बेटा। फिर आगे देखो, हस्तक्षेप करना, इंटरवेंशन, लाइक ये लक्ष्य को पाने के लिए मदद करना। फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है, अब जब उसको फाइनेंशियली हमने उसको स्टेबल कर दिया, उसकी जो है फीस की प्रॉब्लम हमने दूर कर ली, तो फिर हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी राहुल को प्रॉब्लम होगी, कि जैसे एजुकेशन में यदि उसको कहीं भी प्रॉब्लम होगी, वीक होगा वो, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, तय लक्ष्य किए गए लक्ष्य पाने के लिए हम उसकी मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है कॉमर्स स्टूडेंट है, तो क्या हो रहा है बेटा, हस्तक्षेप करना, मतलब उसकी जहां कहीं भी वो गलत डिसीजन ले रहा है, जहां कहीं भी वो गलत स्टेप फॉलो कर रहा है, तो हम उसको प्रॉपर उसको समझाएंगे और उसका हाथ पकड़ के, जैसे देखो जैसे एक इमेज में है, हाथ पकड़ के उसका, एक टीचर है ये एक टीचर है बेटा, है ना, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। देखो टीचर अपने स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए अच्छे से वो उसको आगे बढ़ा रहा है बेटा, है ना, ऐसे करके प्रॉपर। फिर आगे देखो, समापन और फॉलो अप, टर्मिनेशन। जैसे ही राहुल समझ गया, पढ़ाई में उसका ध्यान लग गया, तो हम उसकी काउंसलिंग बंद कर दिए। फिर हम बीच बीच में फॉलो अप लेते रहे, कैसे चल रहा है राहुल तुम्हारा पढ़ाई, है ना, ये सारी चीजें करके समस्या हल कर दी हमने और बाद में मिलकर प्रगति देखी हमने उसकी, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये परामर्श की प्रक्रिया थी। अब देखेंगे बेटा हम लोग परामर्शदाता के गुण। इसके लिए एक मैंने ट्रिक अपनाई है, SMILES, स्माइल्स में सबसे पहले S का मतलब है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। आपका जो काउंसलर है उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लोगों का दुख समझ के अपने दुख की तरह उसको समझना। ऐसा नहीं कि यार इतनी छोटी सी बात पे तू रो क्यों रहा है, इतनी छोटी सी बात पे तू हंस क्यों रहा है, या फिर इतनी छोटी सी बात पे तू इतना परेशान क्यों हो जा रहा है। ऐसा बोलने वाला हमको काउंसलर नहीं चाहिए, ये काउंसलर का गुण नहीं है बेटा, ठीक है। आगे देखो, फिर आता है देखो गुड मेंटल हेल्थ, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य।
हमारा काउंसलर जो है वो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वाला होगा तो डेफिनेटली वो काउंसलिंग बहुत अच्छी करेगा, है ना। ठीक है बेटा, यहां तक। फिर आगे देखें, चलो। फिर क्या होता है बेटा, मान लो वो काउंसलर जो है ऑब्वियस सी बात है खुद ही से चिड़ा चिड़ा रहता है, थोड़ी सी बात में एकदम गुस्सा हो जाता है, थोड़ी सी बातों पे एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो सामने वाला इंसान जब खुद फ्रस्ट्रेट होकर आएगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर होगा, जबकि वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान को देख के खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसलिए भैया गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, उसका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए काउंसलर के लिए। फिर आता है बेटा आई, मतलब आई से होता है इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब इम्पार्शियलिटी मतलब वस्तुनिष्ठता, मतलब वो पार्शियलिटी ना करे, उसके अच्छे स्टूडेंट को सही गाइड दे रहा है, उसके अच्छे स्टूडेंट नहीं है फिर भी वो गाइड लेने आ रहे हैं तो वो उनको सही गाइड नहीं कर रहा है, तो पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए हमारा काउंसलर। हमारा काउंसलर सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखेगा, सभी बच्चों को उसके ग्रोथ के लिए उसको क्या बोलते हैं सलाह देगा, ये सारी चीजें करेगा। ठीक है बेटा। फिर आता है देखो एल, गुड लिसनर, अप्रोचेबल, अच्छा श्रोता। भैया बोला जाता है ना कि दो कान है तो हमको ज्यादा सुनना चाहिए, एक मुंह है तो हमको कम बोलना चाहिए। यही चीज काउंसलर को फॉलो करनी होती है, ज्यादा सुने और कम बोले। वो सामने वाले की प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहा है, आधा प्रॉब्लम सुन के ही अपनी बातें बताने लग जा रहा है कि नहीं नहीं देखो तुमको ये प्रॉब्लम है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम सुना ही नहीं है। उसके बाद भी वो पूरी चीजों बिना सुने अनकहा कर दे रहा है, अनसुना कर दे रहा है कि नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक। सामने वाला डिससेटिस्फाई हो जाएगा, भैया तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं पूरी, उसके बाद तुमने अपना गाइड करने लग गए मेरे को। तो ऐसा हमको काउंसलर नहीं चाहिए होगा बेटा, है ना। यदि आप काउंसलर बनना चाहते हो तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए। क्लियर है बेटा। फिर आगे देखो, ई से आता है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया वो अपने दुख को, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के ही फील करे, है ना। दूसरे के जूते में अपना पैर लगा के देखे, मतलब भैया अपने साइज का है कि नहीं, कि दुख कितना बड़ा है, एक्चुअल में वो दुख उतना बड़ा है जितना वो समझ रहा है। तो ये चीज तभी समझ में आएगी ना बेटा जब मैं अपने आप को उस इंसान के सिचुएशन में रख के समझूंगा, है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें समाज में रहना है तो समाज में हमें ऐसा ही इंसान बनना है बेटा, है ना, कि वो दूसरों की दुख तकलीफ को समझे और उस दूसरों की तकलीफ को समझने के लिए हमें उस तकलीफ को रियलाइज भी तो करना पड़ेगा, है ना। मैं यदि उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, तब आपको सही आंसर मिलेगा, राइट। फिर आता है बेटा सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस में मैं क्या बोल रहा है बेटा, एक काउंसलर को सेल्फ अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहना चाहिए इन द सेंस जब सामने वाला कुछ बता रहा है तो सुने, जब उसको समझ में आ रहा है कि भैया ये जो है सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है ना, तो ये अवेयर रहे कि उसके एक्शंस के थ्रू समझेगा। जैसे एक टीचर होता है ना, वो सेल्फ अवेयर रहेगा तभी तो जान पाएगा कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है ना। इसलिए हर एक टीचर काउंसलर है, हर एक एजुकेटर काउंसलर है। इसलिए बेटा काउंसलिंग के तरीकों में आपको परामर्श की प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रोसेस बताई गई, फिर काउंसलिंग प्रोसेस करने के बाद एक काउंसलर में क्या क्या गुण होने चाहिए ये बताया गया, है ना। तो आपको स्माइल्स के थ्रू याद रखनी चाहिए निम्न में से कौन कौन से चीजें जो है, कौन कौन से गुण जो है काउंसलर के गुण होने चाहिए करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या करेंगे आप, बेसी बात है, जब आपको ये पता रहेगा तो आप डेफिनेटली बना लेंगे बेटा, है ना। तो एक अच्छा परामर्श बेहतर जीवन का, एक अच्छा परामर्श बेहतर जीवन कल, मतलब गुड काउंसलिंग इज अ बेटर टुमारो। एक अच्छा काउंसलिंग जो है कल के बेहतरीन भविष्य के लिए आपकी नींव रखता है ना बेटा। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो आज हम लोगों ने काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी, चाइल्ड शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना। कल की क्लास में बेटा हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम, मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था और कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, ये सारी शिक्षा व्यवस्था में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाई गई, 81 सेक्शन 86वां संविधान संशोधन क्या था, ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं उन चीजों को हम कल एक बार और क्लियर करेंगे। इसके पश्चात फिर हम लोग अपनी जो हमारी एजेंडा थी, जो मैंने क्लास 1 में बताया था, उसको हम फॉलो करते हुए हमारे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी सिलेबस ही चल रहा है बेटा, लेकिन एक बैकबोन की तरह मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ
ताकि माइंड में आपके रहे। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी मिस नहीं कीजिएगा। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, बेटा आप लोग भी कल 5 से 5:15 बजे के बीच जो है हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी समय हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग खुद को समझिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रह के ही पढ़ाई होती है, दुखी मन से पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।